नमस्कार दोस्तों। वो काली रात का एपिसोड 2 इसी चैनल पर रिलीज हो चुका है। तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक को क्लिक करें और वो काली रात के एपिसोड 2 का भरपूर आनंद ले। सच बता रहा हूं, बहुत ही स्कैरी और बहुत ही कमाल की स्टोरी है, देख के मजा आ जाएगा। चलिए आज के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सदके एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखी डिफरेंट से एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के सामने बेघो भूत की एक ऐसी अजीबोगरीब घटना की सच्ची कहानी लेकर आ गया हूं, जिसे सुनने के बाद अगर आप लोग जंगल में बाय चांस घूमने उमने के शौकीन है भाई, तो आप लोग जंगल में घूमने से पहले बहुत ज्यादा घबराने लगेंगे, कतराने लगेंगे, क्योंकि इस प्रकार के भूत होते हैं जो आप लोग को जंगल में नहीं, पहले ही सब बता दूंगा तो मजा कैसे आएगा। एक कहानी के जरिए समझते हैं, एक सच्ची घटना की सच्ची कहानी को आप जानेंगे तो आप डिटेल में समझ पाएंगे कि बेगो भूत किस प्रकार के भूत होते हैं। और ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है भाई, अंत तक बने रहो, बहुत ज्यादा मजा एक डर के साथ आएगा, तो एक अलग ही फीलिंग होगी दोस्तों, होगी कि नहीं। तो दरअसल ये घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि सागर ने भेजा, और सागर को ये जानकारी, ये कहानी पूरी मिली कृष्णा की मदद से। तो दरअसल ये घटना आज से तकरीबन 76-77 साल पहले की है भाई। कृष्णा के परिवार में ये घटना घटी। दरअसल आज से 76 से 77 साल पहले कृष्णा के दादाजी, जिनका नाम आशीष था, उनकी उम्र यही कोई 10 साल के आसपास की रही होगी। और ये घटना आशीष के पिताजी अभिमन्या के साथ घटी थी। जी हाँ दोस्तों, समझे आप लोग, जिसने मुझे ये कहानी लिखकर भेजा कृष्णा, उसके परदादा के साथ कहानी घटी थी जब वो यही कोई 25 साल के आसपास की उम्र के रहे होंगे। दरअसल वो सुंदरबन के इलाके के रहने वाले थे। सुंदरबन के जंगलों के अंदर छोटे छोटे घर बने हुए थे, यहाँ पर वो रहा करते थे। यहाँ पर केवल उनकी फैमिली नहीं बल्कि बहुत सारी फैमिली रहा करती थी, और ये फैमिली सभी लोअर मिडिल क्लास की थी। ये सभी लोग मछुआरे थे और ये लोग अपने घरों का पालन पोषण मछलियां, लकड़ियां या शहद बेच के किया करते थे। अब जहां पर ये लोग रहते थे उस एरिया से थोड़ी आगे एक नदी थी। उस नदी को पार करके एक जंगल पड़ता था। ये जंगल में शहद अच्छी मात्रा में इनको मिलता था। उसी जंगल में लकड़ियां भी अच्छी मिलती थी, और उसी तरफ जाके ये मछलियां पकड़ के अपने गांव में लेके आते थे। और यहाँ पर जब सारा सामान ले आते थे तो आगे फिर बेचने के लिए प्रोसेस वो बढ़ाते थे। लेकिन जिस दूसरे जंगल में वो लोग जाके ये सारी चीजें इकट्ठी करते थे, वो जंगल कहीं से भी नॉर्मल नहीं था। दरअसल उस जंगल में घूमता था आदमखोर बाघ। एक दो नहीं, घूमता था नहीं, घूमते थे कहेंगे, क्योंकि वहां पे बहुत सारे आदमखोर बाघ थे। लेकिन इन लोगों की ये मजबूरी थी, इनको ये चीज करनी ही पड़ती थी, क्योंकि इनकी जीवन शैली का एक बहुत बड़ा हिस्सा था और इनके पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं था। इनको उस दूसरे जंगल में जाना ही जरूरी था, नदी पार करके जाना ही पड़ता था, क्योंकि वहीं से इनको लकड़ी, शहद, बाकी की चीजें मिलती थी। तो भाई अभिमन्या भी ऐसे थे जो कि हमेशा उधर जाया करते थे और वहां से शहद वगैरह लेकर आया करते थे। कृष्णा के परदादा वहां पे जाते कैसे थे, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बिल्डअप होना जरूरी है तभी समझेगा। वहां पे जाते थे 10 लोग टोटल, लोग बदल बदल के जाते थे और मैक्सिमम टाइम अभिमन्या जाते थे। 10 लोग जाते थे, ये 10 की 10 आदमी होते थे, और इनके पास एक नाव थी, एक बड़ी नाव थी। उसमें चप्पू चलाते हुए ये नदी के दूसरी पार जाते थे और वहां से शहद वगैरह इकट्ठा करते थे, और 1-2 घंटे में सारी चीजें अपने नाव में लोड करते थे और 10 की 10 लोड वापस अपने गाँव में लौट जाया करते थे। अभी तक नॉर्मल साउंड कर रहा है? अब आप लोगों को पूरा जो ब्रीफ है ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते कहानी की तरफ। शुरुआती कुछ दिन तो बहुत अच्छे से कटे, बहुत ही अच्छे से, किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हुई। इनकी दिनचर्या वैसी, सुबह उठते अपना डेली रूटीन कंटिन्यू करते, और फिर यही कोई 10 बजे के आसपास 10 लोग इकट्ठे होते, अपनी नाव में सवार होते, चप्पू चलाते चलाते दूसरे जंगल में जाते और वहां से शहद लकड़ी इकट्ठा करते और अपने गाँव में आते। शुरुआती कुछ दिनों में तो ये सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन एक दिन की बात है भाई, ये 10 की 10 लोग हमेशा की तरह अपनी नाव में सवार हुए, दूसरे जंगल में पहुंचे, वहां से शहद, लकड़ी और कुछ मछलियां पकड़े, इकट्ठी किए नाव में और लौट ही रहे थे कि इनकी जो 10 लोगों की टुकड़ी थी ना, उनमें से एक चमनलाल नाम का आदमी था। चमनलाल की नजर पड़ती है एकदम साइड में पड़े हुए एक अजीबोगरीब बक्से पे। उस बक्से को देखकर यह साफ साफ समझ गया कि यह बक्सा कोई मामूली बक्सा नहीं हो सकता।
बेशक इसके अंदर बहुत सारे हीरे जवाहरात बेशकीमती चीजें होगी। उसने क्या बोला कि 2 मिनट में थोड़ा आ रहा हूं ना, हल्का होके आप लोग थोड़ा सामान लोड करो फिर निकलते हैं। ऐसा बहाना मार के यूस जो बक्सा था ना उसके पास तक पहुंचा और उसको ना हल्के से खोल के देख लिया। पीछे देखा, कोई देख तो नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा था, सब अपने काम में लगे हुए थे। इसने हल्के से उस बक्से को खोला और क्या पाया कि अंदर तो बहुत सारे हीरे जवाहरात, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर इसको ये मिल जाता तो इसकी तो पूरी ज़िंदगी, इसकी पूरी पीढ़ियों की ज़िंदगी बदल जाती। लेकिन इसने क्या सोचा, अगर मैंने इस बक्से को अभी उठा लिया भाई तो सभी लोग अपना हिस्सा मांगने लगेंगे और मेरे हाथ में क्या आएगा, कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं आएगा जिससे मैं अभी भी अमीर बन पाऊँ। इससे अच्छा क्या होगा, इन लोगों के साथ जाता हूँ और जब सब अपने अपने घर में चले जाएंगे तो रात के टाइम में आऊँगा अकेले और पूरा की पूरा बक्सा उठाऊंगा, नाव में लोड करूँगा और लौट जाऊँगा। किसी को कानो कान खबर भी नहीं पड़ेगी और मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगा। इस बात को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। लौटा, नाव में बैठा, अब सभी लोग अपने घर की तरफ रवाना हो गए। नॉर्मली घर पे पहुंचे, शहद लकड़ी सब लेके आए थे। आज थोड़ी ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हुई थी तो गांव के लोग थोड़े खुश भी हुए कि चलो अच्छा हुआ यार। लेकिन चमन लाल के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अब मैं आप लोगों को इस स्टोरी के बीच की एक चीज़ बताता हूँ। दरअसल ये जो 10 लोगों की टुकड़ी जो दूसरे जंगली वाले एरिया में जाती थी ना, ये बिल्कुल नॉर्मली नहीं जाती थी। ये अपनी नाव में सवार होने से पहले इनकी एक समझ लो एक देवी थी, एक वन देवी थी जिनका नाम बोन बीबी होता है। उनकी ये प्रार्थना करते थे, उनसे ये रिक्वेस्ट करते थे कि हम ऐसे जंगल में जा रहे हैं जहां पर आदमखोर बाघ घूमते हैं, आप उस जंगल में हमारी रक्षा करना। तो बोन देवी के सामने प्रार्थना करने से इन लोगों का ये मानना था, इस गांव के लोगों का, कि बोन देवी हमारी सचमुच में रक्षा करती है और जब हम इतने खतरनाक जंगल में जाते हैं तो सचमुच में कोई बाघ से हमारा सामना नहीं होता है। ये लोग ये काम पीढ़ियों से कर रहे थे। बोन देवी के सामने सिर झुकाते थे, नाव में सवार होते थे और तभी वो दूसरे उस खतरनाक वाले जंगल में जाते थे। चमन लाल भी यही करता था। लेकिन आज जब से वो लौटा था अपने गांव में, वो संदूक या फिर वो बक्से को देखकर इसके दिमाग के पूरे पुर्जे हिल गए थे यार। बार बार वही उसे समझ में आ रहा था, वही उसे दिखाई दे रहा था। इंतजार करने लगा कि कब रात हो और कब ये लोग सोए यार। रात हो गई, सब लोग 1 बजे के आसपास गहरी नींद में चले गए। अभी तक वो वही सोच रहा था, आज खाना भी नहीं खाया था, कुछ नहीं किया था। उसने पकड़ा एक नाव, एक छोटी नाव भी थी वहां पर मौजूद। नदी में बैठा, मतलब नदी में नाव को डाला, नाव में बैठा और आगे बढ़ गया। एक चीज भूल गया, जिस चीज को किए बिना कोई भी दूसरे जंगल में नहीं जाता था। क्या भूल गया वो? बोन बीबी के सामने प्रार्थना करना भूल गया, जो लोग पीढ़ियों से करते आ रहे थे। और लोगों का यह मानना था कि ये हम करते हैं ना, तभी देवी माता हमारे ऊपर प्रसन्न होती है और हमारी रक्षा करती है उस खतरनाक जंगल से। वरना वो जंगल तो कितने लोगों को निगल जाए, किसी को पता भी ना चले। बड़ा खतरनाक आदमखोर जंगल है, वहां पे पता नहीं किस तरह के जानवर, किस तरह के सांप, पता नहीं क्या 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 घूमते हैं यार। आज इसने वो जो भी संदूक था, बक्सा था, हीरे जवाहरात थे, उसके लालच में सदियों से चली आ रही परंपरा को तोड़ दिया था और अपनी आंखों में लालच लिए वो बढ़ चला था उस जंगल में। बस इधर दूसरी तरफ सुबह हुई और चमन लाल अभी तक वापस नहीं लौटा। गांव के लोग उठे, चमन लाल के बारे में जब समझ में आया कि अरे चमन लाल तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और एक नाव भी गायब है, तो गांव में अफरा तफरी मच गई कि चमन लाल गया तो गया कहाँ, नाव में सवार होकर कहाँ निकल गया। पहले तो गांव में ही ढूंढे, गांव में मिला नहीं। अब बोले नाव गायब है तो बेशक वो उस तरफ वाले जंगल में गया होगा, हो सकता है हमसे पहले निकल गया हो आज। वो लोग वहां पर पहुंचे तो क्या पाए कि वहां पर चमन लाल दिखाई ही नहीं दे रहे। दिखाई दी तो केवल एक नाव दिखाई दी, वही नाव जो गायब थी उनके गांव से। और नाव के ऊपर रखा हुआ था एक बॉक्स जो कि खुला था और पूरी तरह से खाली था। उसमें बस थोड़े से, मतलब इतने से समझ लो, कुछ ऐसे मोती वगैरह रहे होंगे, एकदम थोड़े से, जिससे किसी को फर्क भी ना पड़े, इतनी कम मात्रा में थे। लोगों ने सोचे कि ये कैसे हो सकता है यार, चमन लाल यहाँ पे तो आया है, ये बक्सा क्या है, और चमन लाल गया तो फिर गया कहाँ, कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। अचानक से उन 10 लोगों की टुकड़ी की नजर पड़ी एक जगह पर, एक स्पॉट पर जहां पर खून था और मानो कि ऐसा लग रहा था कि खून को घसीटा गया है। वो लोग समझ गए, घबरा गए। हो ना हो चमन लाल को एक आदमखोर बाघ ने निपटा दिया।
सभी लोग बड़े टेंशन में आ गए। आज भी 10 लोग ही गए थे, 10 ही लोग जाते थे, इनका नियम था भाई। सभी लोग टेंशन में आ गए कि बेचारा देखो चमन लाल पता नहीं क्यों आया था, क्या करने आया था, एक नाव लेके आया था, किसी को बताया भी नहीं, बोन बीबी के सामने प्रार्थना किया होगा या नहीं किया होगा, ये पता नहीं, बॉक्स क्या है, क्या हो गया, मतलब सब लोग दुखी हो गए। गाँव में लौटे, चिल्ला चिल्ला के सबको बता दिए। गाँव के लोग भी बड़ा दुखी हुए और 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, हफ्ते भर बीत गए, आज तक चमनलाल वापस नहीं आया। तो गांव के लोगों ने उसे मृत घोषित कर दिया कि मर गया चमनलाल। अब ये लोग अपनी दिनचर्या को रिपीट करने लगे। रिपीट कैसे? वही सुबह उठते, बोन देवी के सामने हाथ जोड़ते, प्रार्थना करते कि हमारी रक्षा करना, हम शहद लेने के लिए जा रहे हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। नाव में सवार होते, उस जंगल में पहुंचते। ऐसा करते करते 2 महीने बीते और 2 महीने बीतते से आज भी ये लोग वहां पर पहुंचे ही थे और अपना शहद वैद इकट्ठा करके लौट ही रहे थे कि अचानक से पीछे से चमनलाल की आवाज सुनाई दी, मुझे बचा लो वरना ये बाघ मुझे मार डालेंगे, मैं आज भी जिंदा हूं, आप लोग बचा लोगे तो मैं सही सलामत घर पहुंच पाऊंगा, वरना इनका शिकार बन जाऊंगा, मुझे बचाओ, मैं इस तरफ हूं। सभी लोगों ने इस आवाज को सुने, पलट के देखे तो पीछे तो जंगल था ना घना, कहां से आवाज आ रही थी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन यह जरूर क्लियर हुआ कि चमनलाल की आवाज है। चमनलाल अभी भी शायद जीवित है। सभी लोग उस आवाज के पीछा करने के लिए बढ़ने लगे, लेकिन वहीं पर अभिमन्या जो थे, कौन? आशीष के पिताजी यानी कृष्णा के परदादा जी, वो रुके हुए थे, लुंगी उंगी पहने हुए थे, रुके हुए थे। बोले नहीं 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 नहीं, नहीं। मत जाना उधर पे। भाई तुम लोगों को पता है कि नहीं, ये काम बेगो भूत का हो सकता है कि कोई भूत होगा, चमनलाल का भी भूत हो सकता है जो हमें गुमराह करके घने जंगल में बुला रहा है। शायद हमारे जाने के बाद पता नहीं क्या अनहोनी हो जाएगी, कोई छलावा भी हो सकता है। मत जाओ, चलो। चमनलाल जिंदा होता तो 2 महीने बीत गए, क्या उसको अपने घर का पता नहीं पता होगा? इतने साल से हमारे साथ आ रहा जा रहा था, उसको क्या पता नहीं होगा? आ नहीं गया होता अब तक? वो चमनलाल नहीं हो सकता। अब गांव के लोग क्या बोलते हैं, जो 8-9 लोग बचे हुए थे, वो लोग क्या बोलते हैं कि देखो भाई, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, इतना रिस्क तो हम उठा ही सकते हैं, अगर हमारे रिस्क उठाने की वजह से किसी की जान बच जाएगी तो कुछ गलत नहीं, हम तो जा रहे, तुमको आना है तो आओ, नहीं तो घर जाना है तो घर जाओ, फालतू बात मत करो। अब अभिमन्यु सोचता है कि ठीक है यार, चलो ऐसी बात है तो मैं भी चलता हूँ तुम लोग के पीछे पीछे। ये लोग, कुछ हाथ में मशाल थी, कुछ लोग के हाथ में मशाल वगैरह क्यों जला के रखे थे, क्योंकि बाघ वगैरह जो है थोड़ी आग से डरते हैं ना, तो मशाल थी। इन लोगों के पास कुछ बड़ी बड़ी लाठियाँ, भाला वगैरह ये सब थी, और बढ़ चले थे आगे और ढूंढने लगे थे। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, आवाज भी लगा रहे थे, चमनलाल। किसी की रिप्लाई में आवाज नहीं आ रही थी। ढूंढते ये लोग घने जंगल के अंदर एंटर किए और अचानक से इनकी नजर पड़ती है बिल्कुल अपने सामने पड़ी हुई एक उधड़ी कटी फटी सड़ी गली लाश के ऊपर, जो कि समझ में आ रहा था साफ साफ चमनलाल की ही लाश है, चमनलाल की लाश। और वो एक पेड़ के सामने थी, पेड़ के पीछे से एक बाघ निकल कर आया। सभी लोग समझ गए कि जो आवाज हमें आ रही थी ये बेगो भूत की आवाज थी। भागो, बेगो भूत ने हमको पकड़ लिया तो 10 की 10 को इतनी बुरी तरह से ऐसे निपटा डालेगा ना कि पता ही नहीं चलेगा। बुरी तरह से भागते अपनी नाव में पहुंचे और सब लोग तेजी से चप्पू चला के अपने गांव में पहुंचे और चिल्ला के सभी लोगों को यह बात बता डाले। अब सभी लोग में जो एक था भाई, कम उम्र का लड़का था, कौन? आशीष की उम्र तो 10 साल थी ना, तो आशीष बोलता है कि बेगो भूत कौन है। तब जाकर आशीष को अभिमन्या बताते हैं कि बेटा, बेगो भूत एक इस प्रकार के भूत होते हैं जो कि बाघ ही होते हैं। मतलब जो लोग, समझ लो अगर कोई XYZ इंसान है, उसकी मृत्यु एक बाघ के मारने की वजह से हुई है, तो जो उसकी आत्मा है ना, वो बेगो भूत में तब्दील हो जाएगी। मतलब वो भी आत्मा एक बाघ की योनि में चली जाएगी। मतलब समझ रहे हैं आप लोग, वो भूत रहेगा लेकिन एक शेर जैसा भूत रहेगा। वो बेगो भूत बन जाते हैं और फिर लोगों को छलते हैं, लोगों को उनकी नजदीकी लोगों की आवाज में पुकारते हैं, और फिर कोई भी फंस जाए, उनकी पुकार में चला जाए तो गया, खेल खत्म। आज हमारे साथ भी यही हुआ, लेकिन किस्मत अच्छी थी, बोन बीबी ने हमें बचा लिया। अगर बोन बीबी का आशीर्वाद हमारे ऊपर नहीं होता तो पक्का हम आज बेगो भूत का शिकार बन गए होते, जो चमनलाल की आवाज में हमें बुलाने की कोशिश कर रहा था।
अब आशीष पूछता है कि बोन बीबी के सामने आप लोग हाथ तो जोड़ते हो, आज आपने उनका नाम भी लिए तो उनके बारे में भी थोड़ा बताओ ना। तब जाकर अभिमन्यु अपने बेटे को बताते हैं कि बोन बीबी दरअसल एक ऐसी देवी है जो कि जंगलों की रक्षक है, हमारी रक्षक है। अगर हमारे साथ कुछ भी गलत हो रहा होता है, हम इनके सामने प्रार्थना करते हैं, इनके सामने रिक्वेस्ट करते हैं तो ये हमें बचा लेती है। ये सदियों से हम करते आ रहे थे, बोन बीबी के सामने माथा टेकते, फिर हम जंगल में जाते, फिर कुछ काम करते तो काम बन जाता। लेकिन शायद चमन लाल ने ये काम नहीं किया था, इसलिए वो आदमखोर बाघ का शिकार बन गया और शायद खुद ही बेगो भूत में तब्दील हो गया है। अब भाई गांव के लोग तो बड़े घबराए हुए थे कि हम लोगों ने क्या एक्सपीरियंस कर लिया, अब हम जाएं कि नहीं जाएं। उसने लिटरली हमारी आवाज हमको बुलाया है अपने पास, बेगो भूत ने, उसकी नज़र हमारे ऊपर पड़ चुकी है, तो अब हम लोग जाएं कि नहीं। तो ये लोग जाना बंद कर दिए थे, बहुत डरने लगे थे कि जाना सही रहेगा कि नहीं। इधर पे इनके परिवारों की भी स्थिति खराब होने लगी क्योंकि वहाँ से शहद नहीं आ रही थी, लकड़ी नहीं आ रही थी। इन लोग ने घबराहट में एक बड़े पुजारी जी को बुलवाए, थोड़े एक पास वाले गाँव से, जो समृद्ध गाँव था वहाँ से बुलवाए। पुजारी जी को सारी बात बताए तो पुजारी जी ने बोले कि देखो मैं सारी चीज़ समझ गया हूँ। चमन लाल ने उस दिन माता के सामने अपना माथा नहीं टेका था, उनसे प्रार्थना नहीं किया था। वो अपने एक लालच में वहाँ पर गया हुआ था। जो डब्बा तुम्हें, जो बक्सा मिला था, हो सकता है वो कुछ हीरे जवाहरात से भरा रहा होगा, कहीं से बह के आया होगा, उसकी नज़र पड़ गई होगी और वो लालच में ऐसा गया और उसको आदमखोर बाघ ने ख़त्म कर दिया और वो खुद एक बेगो भूत की श्रेणी में चला गया। लेकिन एक बात मानो, गांव वाले को पंडित जी क्या बोलते हैं, एक बात मानो कि तुम लोग बोन बीबी के सामने प्रार्थना करके जाते हो और बोन बीबी के सामने प्रार्थना करके सर झुका के जो कोई भी जंगल में अपना किसी भी तरह का काम करने को निकलता है, अच्छा काम, गलत काम नहीं, जो कोई भी अच्छा काम करने को निकलता है उसकी रक्षा हमेशा स्वयं बोन बीबी करती है। उस दिन से आशीष ने, जो कि 10 साल का बच्चा था, ये गांठ बांध लिया कि मैं भी बड़ा होऊंगा, कभी जंगल में किसी काम से जाऊंगा तो बोन बीबी के सामने अपना माथा टेक के जाऊंगा। वो टाइम था और आज का टाइम है। तब से लेकर आज तक सुंदरबन के जंगलों में ये चीज़ को फॉलो किया जाता है। ये चीज़ एक प्रथा बन गई है कि आप जंगल में किसी भी काम से जा रहे हो तो एक बार माथा टेक लो माता के सामने, आपकी सुरक्षा वो स्वयं करेगी। ये कहानी मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी, सच बता रहा हूँ, मज़ा आ गया था पढ़ के। ऐसा सोचा आप लोगों के सामने जल्द से जल्द लेके आ जाऊँ। थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ी पहले कहानी आ गई थी, तो खैर अभी तो सुना दिया ना। अच्छी लगी है कि नहीं लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक या सुझाव आप लोगों के पास है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ।